हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड है और इस वीडियो में हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन है। इसमें इतना सारा कंटेंट है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने गेट, ईएसी और एसएससी जेई के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के समराइज़ करके ये वीडियो तैयार किया है और उसमें फुल डिटेल है। अगर आप वन बाय वन वीडियो देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सिंपली ये हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट है। इस लेआउट में इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने शो किए हैं और यहाँ पर सर्ज टैंक को अभी अलग से शो किया है मैंने, क्योंकि सर्ज टैंक मेन डायग्राम में नहीं है तो सर्ज टैंक यहाँ पर ये अलग से है। और ये सर्ज टैंक की अगर लोकेशन देखी जाए तो यहाँ पर होता है ये। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या हैं। वियर सबसे पहला कंपोनेंट है वियर हम देखेंगे क्या है। वियर है यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट। ये पानी का तल ऊंचा उठाने के लिए कंक्रीट की बाधा होती है, यानी डैम के जो पहले का भाग होता है उसमें कुछ सीमेंट से कुछ ऊंचे ऊंचे स्टॉपेज बना दिए जाते हैं जिनसे पानी का लेवल जो है ऊपर उठ जाता है। फिर है स्पिलवे, डिस्चार्ज एक्स्ट्रा वाटर। डैम के साइड से एक चैनल बनाया जाता है जो आउटपुट जहाँ से निकलता है, आउटलेट जहाँ पर होता है टरबाइन का, वहाँ पर आकर के डिस्चार्ज होता है ये स्पिलवे। और अगर पीछे डैम में पानी का लेवल ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए ये सिंपली एक पैसेज होता है। फिर है स्लुइस गेट, वाल्व हाउस कंपोनेंट होता है। ये गेट होता है सिंपली जिससे हम पेनस्टॉक में वाटर जो एंट्री है उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। सर्ज टैंक एक टावर होता है जिसमें जो टरबाइन से ठीक पहले लगा था पेनस्टॉक पर। अगर पेनस्टॉक में वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है तो सर्ज टैंक में वाटर लेवल बढ़ जाता है और पेनस्टॉक का जो प्रेशर है, टरबाइन के अंदर जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। अगर कम होता है तो जो ऊपर स्टोर्ड वाटर है वो वापस नीचे पेनस्टॉक में आ जाता है और इस तरीक़ा से जो टरबाइन को जो एंट्री हो रही है वाटर की वो एक कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। फिर है ट्रैश रैक। ये कचरा रोकने के लिए एक स्टील की जाली होती है डैम से पहले। इसको कचरे को यहाँ पर डैब्रिज भी बोला जाता है जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स के टर्म्स में। तो ये सिंपली एक जाली होती है जो कचरा रोकने के लिए यूज़ होती है। पेनस्टॉक ये एक बड़ा पाइप होता है, ऐसे आप समझ लीजिए कि एक बड़ा पाइप होता है। और अगर बहुत बड़े पावर प्लांट्स हैं तो उनमें टनल भी हो सकती है, जैसे टीएचडीसी में जो बड़ा पावर प्लांट है वहाँ पर टनल को एज ए पेनस्टॉक यूज़ किया गया है। यहाँ से वाटर का फोर्स क्रिएट किया जाता है और ये पेनस्टॉक टरबाइन के एंट्री पर लगा होता है जिससे टरबाइन में जो पानी एंटर करेगा वो ज़्यादा फोर्स के साथ एंटर करे। ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन के आउटलेट पर लगी होती है जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है ये। और ये नोज़ल की जो शेप होती है उसका जस्ट उल्टा होता है। डिक्रीजिंग साइज़ का एक पाइप होता है, डिक्रीजिंग डायमीटर का एक पाइप होता है ड्राफ्ट ट्यूब, जो टरबाइन को हाई रेट पर डिस्चार्ज करता है। डैम कंक्रीट का एक सराउंडिंग एरिया होता है जहाँ पर पानी को जो है इकट्ठा करके एक फिक्स जो रेट है उस पर टरबाइन को सप्लाई किया जाता है। और टरबाइन एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है, मशीन है जो पानी की जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल मशीन है जो टरबाइन के साथ कपल्ड रहेगा फिज़िकली और जिस स्पीड से टरबाइन घूमेगी उसी स्पीड से अल्टरनेटर भी घूमेगा और टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर से जो पावर प्रोड्यूस होगी उसको हाई वोल्टेज लेवल पर स्टेप अप करेगा और फिर ट्रांसमिशन लाइन को सप्लाई करेगा, यानी पावर को ट्रांसमिट करेगा। फिर पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू हेड। अगर हम पानी का जो लेवल है, कितना लेवल पानी का मेंटेन हो रहा है डैम में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पावर प्लांट कैटेगराइज करेंगे तो ये काफ़ी सारे टाइप के हो सकते हैं। और यहाँ पर हमने लो हेड पावर प्लांट डिफ़ाइन किया है
मीडियम हेड पावर प्लांट है और हाई हेड पावर प्लांट है। तो लो हेड पावर प्लांट में पानी का जो लेवल है, पानी की हाइट वो 45 मीटर तक रहेगी, मीडियम हेड में 45 से 300 तक रहेगी और हाई हेड में 300 से ऊपर रहेगी। फिर वाटर टरबाइन कितने टाइप की होती है? इसमें वाटर टरबाइन मेनली दो टाइप की है, इम्पल्स और रिएक्शन। और इम्पल्स में पेल्टन व्हील एकमात्र टरबाइन है इम्पल्स टाइप की, पेल्टन व्हील। और रिएक्शन में फ्रांसिस है, कैप्लान है और प्रोपेलर है, डायरियाज है, बल्ब हैं। ये इस टाइप की टरबाइंस होंगी जिनको रिएक्शन टरबाइन कहा गया है। फिर है टरबाइन एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड हेड। ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी क्वेश्चन हो जाता है कि कैप्लान टरबाइन को कितने हेड तक यूज़ किया जा सकता है या कितने आरपीएम तक यूज़ किया जा सकता है, या ये कैप्लान जो टरबाइन है वो किस टाइप के पावर प्लांट में रहेगी, हाई हेड में रहेगी, लो हेड में रहेगी या मीडियम हेड में रहेगी। तो इसमें सिंपली आपको बीच वाली लाइन ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीच वाली जो फ्रांसिस हमने डिफ़ाइन की है, ये नॉर्मली जो लो हेड है, जैसे 45 हमने यहाँ पर लो हेड डिफ़ाइन किया है, तो अगर 60 के आसपास हेड है तो भी फ्रांसिस यूज़ कर लेंगे, और 150 के आसपास है तो भी फ्रांसिस यूज़ कर लेंगे। यानी जो मोस्ट एप्लीकेबल टरबाइन है वो फ्रांसिस है यहाँ पर। फिर भी अगर स्पेसिफिक हेड की बात करें तो हमने कैटेगराइज किया है, कैप्लान को 45 तक यूज़ करेंगे, फ्रांसिस को 45 से 150 तक और पेल्टन को 150 से ऊपर यूज़ करेंगे। ऐसे इनकी स्पीड लिमिट्स है और ऐसे ही प्लांट वाइज कैटेगराइज किया है लो, मीडियम और हाई के लिए। नेक्स्ट है फ्लो वाइज टरबाइन एप्लीकेशन। ये भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जेई में तो पूछा ही जाता है और यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीसीएल में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सियल फ्लो अगर है तो कैप्लान, प्रोपेलर या बल्ब टाइप टरबाइन यूज़ होगी। टेंजेंशियल फ्लो है तो पेल्टन व्हील यूज़ होगी और अगर रेडियल या मिक्स है तो फ्रांसिस यूज़ होगी। फिर ये फॉर्मूला एसएससी जेई में बहुत बार पूछा जाता है और ईएसी यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें हेड डिफाइन रहेगा, डिस्चार्ज डिफाइन रहेगा, ग्रेविटी डिफाइन रहेगी, स्पेसिफिक वेट जो भी है, और फिर हमें आउटपुट पावर या एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, या ये इस टाइप से फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो डिस्चार्ज, ये सिंपली एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल स्पीड होती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही हाई रेट से टरबाइन डिस्चार्ज होगी, यानी टरबाइन में जो पानी है वो डिस्चार्ज होगा। तो किलोवाट आउटपुट पावर होता है ईटा क्यू एच डब्ल्यू अपॉन 1000 और इसके डिफरेंट जो है वर्जन्स हैं फार्मूला के। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे तो 9.81 ईटा क्यू एच अपॉन 1000 या 0.736 ईटा क्यू एच अपॉन 75 या 735.5 ईटा क्यू डी अपॉन 75। और यहाँ पर जो हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं उनके स्पेसिफिक मीनिंग भी हैं, जैसे W है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर और इसकी वैल्यू है 9.81। ईटा है एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, कई बार इसको ईटा नॉट भी लिखा जाता है। H हेड ऑफ वाटर यानी वाटर की हाइट कितनी है टैंक के अंदर, और Q रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर यानी पानी किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पर फिर से दूसरा सिंप्लीफाइड फार्मूला है P = 10⁻³ ईटा क्यू एच डब्ल्यू। किलोवाट में अगर पावर कैलकुलेट करेंगे तो ये किलोवाट में यहाँ तक फार्मूला हमने डिफाइन किया है 9.81 10⁻³ ईटा क्यू एच के डब्ल्यू यानी किलोवाट, या 9.81 ईटा क्यू एच डी किलोवाट, या P = G⍴WH किलोवाट। और अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सिंपली P/3600 मेगावाट आवर आ जाएगा। और टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड भी कैलकुलेट करने को आती है एग्ज़ाम में कई बार, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये फॉर्मूला वहाँ पर आपको दिखेगा, या इस फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे। तो स्पेसिफिक स्पीड होती है NS = n√hp/h⁴ या n√hp/h⁴ 1.25। और इसी तरीका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे स्पेसिफिक स्पीड के लिए।
जहाँ पर n होता है रोटेशन इन आरपीएम, h होता है वाटर हेड और hp होता है hp ऑफ व्हील। और ये भी हम डिफाइन कर देते हैं कि 1 hp कितना होता है 1.37 किलोवाट या 1 hp इक्वल 75 kg पर सेकेंड। फिर स्टडी इन कंट्रोल ग्राफ्स यूज एट डैम। डैम में कौन कौन से ग्राफ यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर डैम की कंट्रोलिंग के लिए, फंक्शन कंट्रोलिंग के लिए। तो एक होता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है जो टोटल एनर्जी अवेलेबल बताता है, यानी पानी का जो वॉल्यूम बचा हुआ है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है ये डिफ़ाइन करेगा। हाइड्रोग्राफ यूज़ होता है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम होता है, इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्चार्ज कैसा है ये डिफ़ाइन करता है ये ग्राफ। और मास कर्व होता है, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से बनाया जाता है इसको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास कर्व किससे बनाया जाता है, तो सिंपली ध्यान रखेंगे कि क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से बनाया जाता है। और यहाँ पर एक नोट भी है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट हाइड्रोग्राफ या मास कर्व से फाइंड करते हैं, कितना पानी स्टोर करना है। अगर स्टोरेज टाइप पावर प्लांट है तो कितना पानी स्टोर करना है उसको कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, हाइड्रोग्राफ से या मास कर्व से। फिर वाटर वेलोसिटी इन हाई स्पीड पावर प्लांट। अगर हाई स्पीड पावर प्लांट है तो उसमें वाटर वेलोसिटी कितनी हो सकती है 7 मीटर पर सेकेंड। लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक कहाँ पर होगा, नियर टरबाइन। ये बहुत की पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, अक्सर यही एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कि जो सर्ज टैंक है उसकी लोकेशन कहाँ रहेगी। या स्पेसिफिक स्पीड के टर्म्स में अगर हम टरबाइंस को डिफाइन करें तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड कैप्लान की होगी, फिर फ्रांसिस की होगी, फिर पेल्टन की होगी। और रनवे स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील कितना होता है 1.8 इंटू रेटेड स्पीड। अगर पेल्टन व्हील की रनवे स्पीड पूछ ली जाए तो रेटेड स्पीड को 1.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो स्पीड आएगी वो रनवे स्पीड होगी। फिर है टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। ये जनरल स्टडी का क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि एट प्रेजेंट टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया कितना है, तो 383337 मेगावाट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और अगर लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है, तो ये कोयना HP महाराष्ट्र में है, कोयना हाइड्रो पावर प्लांट महाराष्ट्र में। और नंबर ऑफ बकेट्स इन पेल्टन व्हील अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0.5 m+15, और जहाँ पर m क्या है, जेट रेशियो। और अगर नंबर ऑफ ब्लेड्स इन फ्रांसिस टरबाइन पूछा जाए तो कितना होता है 16 से 24, 16 to 24। फिर है बल्ब टरबाइन। बल्ब टरबाइन से रिलेटेड ये कुछ की पॉइंट है, अक्सर क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेगा और इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। ये लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन है, यानी लो हेड एक्सियल फ्लो के लिए यूज़ होगी। कैन बी यूज़ फॉर वेरी लो हेड पावर प्लांट, और लो हेड पावर प्लांट के लिए यूज़ की जा सकती है। ये मोस्टली जो माइक्रो हाइडल पावर प्लांट है उनके लिए यूज़ होती है। यूज़ फॉर स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट या माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए यूज़ होती है, छोटी टरबाइन होती है। फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम पावर प्लांट्स को कैटेगराइज करेंगे तो ये फुल चार्ट है, इसमें लार्ज, वेरी लार्ज, मीडियम, स्मॉल, मिनी, माइक्रो और पीको लेवल तक के पावर प्लांट हैं। अगर लार्ज पावर प्लांट की बात करें तो इनकी कैपेसिटी होती है 100 मेगावाट से ज़्यादा, और अगर मीडियम की बात करें तो 25 to 100 मेगावाट, स्मॉल की बात करें 1 to 25 मेगावाट, मिनी की बात करें तो 100 किलोवाट टू 1 मेगावाट, और माइक्रो की बात करें तो 5 to 1 किलोवाट, और पीको की बात करें तो लेस देन 5 किलोवाट। ये रेंज ज़रूर ध्यान रखनी है। फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो। रन ऑफ रिवर होता है, रन ऑफ रिवर विद स्टोरेज होता है, और स्टोरेज पावर प्लांट होता है। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर पंप स्टोरेज पावर प्लांट, इसके की फंक्शंस है यहाँ पर, यही अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज या SSC JEE के पेपर उठा करके देखेंगे तो यहीं से समराइज़ किया गया है, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर सेम इलेक्ट्रिकल मशीन को अल्टरनेटली मोटर जनरेटर के जैसे यूज़ किया जाता है, यानी जब पावर प्रोड्यूस करनी है तो उसको जनरेटर के जैसे यूज़ करेंगे, और जब वाटर बैक स्टोर करना है पॉन्डेज में तो उसको ही मोटर के जैसे यूज़ कर लिया जाता है। पंप स्टोरेज को स्टीम पावर प्लांट के साथ ऑपरेट करने से स्टीम पावर प्लांट का लोड फैक्टर बढ़ जाता है। ये बहुत ही की पॉइंट है कि पंप स्टोरेज को अगर स्टीम पावर प्लांट के साथ ऑपरेट करेंगे तो स्टीम पावर प्लांट पर क्या इफेक्ट आएगा, तो स्टीम पावर प्लांट का लोड फैक्टर बढ़ जाएगा। और बेस प्लांट की यूनिट कॉस्ट लो होती है। जो बेस प्लांट होता है, रन ऑफ रिवर जिसको हम बोलेंगे, या रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज, तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट वो लो होती है। और स्टोरेज पावर प्लांट का स्टार्टिंग टाइम बहुत कम होता है, जैसे डीजल पावर प्लांट और आपका गैस पावर प्लांट है, इनके ऑपरेटिंग टाइम कम होते हैं, ऐसे ही स्टोरेज पावर प्लांट का ऑपरेटिंग टाइम भी कम होता है। इसको बहुत कम टाइम में जो है लाइन से सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है, पावर सप्लाई की जा सकती है। पंप स्टोरेज प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसको लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जा सकता है। और पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट कंसिस्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन, रिएक्शन टरबाइन, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एक टरबाइन है, एक अल्टरनेटर है और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप किस लिए, यहाँ पर रिवर से जो पॉन्डेज है, जो तालाब बनाया है जहाँ पर पानी स्टोर करना है, रिजर्वायर जो बनाया है वहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए किसको यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप को। तो ऑफ पीक आवर्स में, ऑफ पीक आवर्स में मतलब जब ज़्यादा लोड नहीं होता, सुबह शाम तो लोड ज़्यादा होता है, दिन में लोड कम हो जाता है, रात में लोड कम हो जाता है। तो जब लोड कम हो जाता है उनको हम ऑफ पीक आवर्स बोलते हैं। तो ऑफ पीक आवर्स में क्या करते हैं, स्टोरेज पावर प्लांट को बंद कर देते हैं, केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाया जाता है और उससे पानी को वापस रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। जब लोड बढ़ता है पीक लोड आवर्स में 2-3 घंटे का टाइम होता है पीक लोड आवर्स का, तो पीक लोड आवर्स में वही पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हमने स्टोर किया था। तो इस तरीक़ा से ये पंप स्टोरेज पावर प्लांट को ऑपरेट किया जाता है। और दूसरे जो पावर प्लांट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उनकी डिटेल्स डिस्कशन के लिए, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जल्दी ही हम जो है स्टीम पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट या डीजल, थर्मल जो और टाइडल है, जियोथर्मल है, सोलर है, विंड है, इन सब की वीडियो 1 बाय 1 करके हम पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू।